रजत पूछ रही है स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसकी किस रिलेशन में बात हुई थी कि अगर किसी एलिमेंट में स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट होता है किसी आयन में, तो उसमें उसके जो कंपाउंड बनेंगे वो कैसे बनेंगे, आपके कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तो इसमें हमने बात की थी Cu+1 की, ये Cu+1 जो होता है ये होता है आपका PNGC, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। बोलने का मतलब ये है Cu का अगर कॉन्फ़िगरेशन आप लिखो केवल Cu का तो आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, यही होता है ना। और अगर हम Cu+1 का बना ले तो Cu+1 का क्या बन जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, ये 4s1 का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 बन जाएगा। अगर हम लोग देखें तो ये कॉन्फ़िगरेशन पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। नील्स बोर के कॉन्फ़िगरेशन स्टाइल से अगर हम देखें तो पहले में मैक्सिमम नंबर 2 हो सकता है इलेक्ट्रॉन का, दूसरे में इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम नंबर 8 हो सकता है और तीसरे में इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम नंबर 18 हो सकता है। इसका मतलब ये कंप्लीट हो गए शेल सारे के सारे, कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो स्टेबल काइंड ऑफ हो गया, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्यूडो नोबल गैस। नोबल गैस तो है नहीं है लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ उस तरीके का हो गया, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और इस कॉन्फ़िगरेशन, इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन के जो आयन होंगे उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा आयनिक कैरेक्टर के कंपैरिजन में। पीएनजीसी में कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, हाई होता है। नॉर्मल केसेस के कंपैरिजन में इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर हाइयर आ जाता है। क्लियर है बात रजत। अब डीएफ में हमने कॉन्फ़िगरेशन की बात कर ली, अब और थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। जैसे अगर देखा जाए डी ब्लॉक के एलिमेंट को, तो आपका यहाँ पे आता है 12th ग्रुप, फिर 11th ग्रुप है और यहाँ पे है आपका 10th ग्रुप। 10th ग्रुप के एलिमेंट को अगर देखें तो कौन कौन से इसमें एलिमेंट है, निकल पीडी प्लैटिनम, तीन अगर देखें हम बात करें तो यहाँ पे है निकल पीडी प्लैटिनम 10th ग्रुप में। 11th की बात करो तो कॉपर सिल्वर और गोल्ड, और अगर 12th ग्रुप की बात करो तो जिंक कैडमियम एंड मरकरी, यही है एलिमेंट डी ब्लॉक में। तो 10th ग्रुप में कौन सा था, 11th ग्रुप में कौन से थे, और फिर 12th ग्रुप में कौन से थे। 12th में थे जिंक कैडमियम एंड मरकरी। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि डी ब्लॉक में है ट्रांजिशन जैसे एलिमेंट, जो ट्रांजिशन एलिमेंट बाकी सारे हैं वो जो प्रॉपर्टीज शो करते हैं उस तरीके से ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं, इसलिए ये जो तीन एलिमेंट है इनको बोलते हैं स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या नाम देते हैं इनको, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर बोलना भी है ट्रांजिशन तो क्या बोलेंगे, स्यूडो। 11th ग्रुप में कौन सा था, कॉपर था, फिर उसके नीचे कौन सा था, सिल्वर, फिर यहाँ पे था गोल्ड। कॉपर सिल्वर गोल्ड आपको पता है किसको बनाने में काम में आते हैं, ये क्या बनाया जाता है इनसे, हाँ वायर्स बनाए जाते हैं और इनको बेसिकली बोलते हैं कॉइनेज मेटल, कॉइन्स बनते हैं।
ये जो आपका 11th ग्रुप है इसको क्या बोलते हैं? कॉइनेज मेटल बोलते हैं, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। फिर 10th ग्रुप में कौन सा एलिमेंट था? कॉपर के पहले क्या आता है? निकेल। यहाँ पे क्या था? पीडी। और इसके नीचे था प्लैटिनम, पीटी। तो अगर एटॉमिक नंबर देखो तो निकेल का होगा 28, पीडी का कितना होगा? 46, पीटी का, गोल्ड का 79 होता है तो इसका हो जाएगा 76। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, सिल्वर का 47। हाँ ये 78 होगा क्योंकि ये 79 होता है, गोल्ड होता है 79। मरकरी इसी तरीके से 80 हो गया, कैडमियम हो गया 40 और जिंक हो गया 30। ये तो मालूम ही होगा सबको। ये जो निकेल, पीटी और पीडी हैं ग्रुप 10th के एलिमेंट, ये तीनों काम आते हैं हाइड्रोजिनेशन में कैटलिस्ट की तरह। हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस पढ़ा है हमने कहीं ना कहीं। हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस में, हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस, एक सेकेंड, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। कौन कौन काम करते हैं? निकेल, पीडी और पीटी। हाइड्रोजिनेशन का मतलब सबको मालूम है, मॉलिक्यूल के अंदर क्या ऐड होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किसके ऊपर? अनसैचुरेटेड जगह पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी जाकर के। मान लो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, हाइड्रोजन अगर ऐड कर दो आप निकेल या प्लैटिनम या पीडी की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे आपका एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाता है और डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। इसमें कैटलिस्ट की तरह कौन काम करता है? ग्रुप 10 के एलिमेंट निकेल, पीडी, पीटी। हाँ अब बोलो रजत, क्या कह रहे थे आप? कौन सी पीछे? ये कुछ पूछने के लिए आप कर रहे हो या साथ साथ में नोट्स बना रहे हो? नहीं, PDF से नोट्स बनाओ, इतना टाइम थोड़ी होता है। मैं आपके उसके लिए नोट्स बनाने के लिए पीछे होंगी, तो फिर मैं नोट्स डिक्टेट करा देती हूँ, आप लोग लिख लो, आपको मेहनत होती है तो। क्यों हाँ मैं गुस्सा कर रही हूँ? टाइम कम होता है ना, तो मैं तो उल्टा बोल रही हूँ, आप तो सीधा ही समझ रहे हो। CH ट्रिपल बॉन्ड, CH में भी हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और अगर फिर से हाइड्रोजिनेशन करा दो निकेल, पीटी, पीडी की प्रेजेंस में, तो अब फिर से अगर एक HH ऐड हो गया तो क्या बन जाने वाला है यहाँ पे? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ट्रिपल कन्वर्ट हुआ आपका डबल में, डबल कन्वर्ट हुआ सिंगल में। यहाँ पे इसका कुछ काम नहीं था, फिर भी क्योंकि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बार बार आती है, इसका नाम कोई बताना चाहेगा? 11th में बताया था प्रोसेस का नाम। प्रोसेस तो हाइड्रोजनेशन है, पर साइंटिस्ट का नाम कोई बताएगा? याद है किसी को? सेबेटियर सेबेटियर सेंडेरेंस मेथड बोला था ना, याद है? नहीं याद है? 11th में करा था। ठीक है, कोई बात नहीं। हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस है, सेबेटियर सेंडेरेंस मेथड बोलते हैं। बेसिकली याद ये रखना है कि कैटलिस्ट की तरह कौन काम कर रहा है और ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन ऐड हो रही है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं
कि 3D के ये जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उसमें से जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़ दीजिए। किसको किसको हटा दें? लास्ट वाले जिंक, कैडमियम और मरकरी को हटा दीजिए, तो बाकी जितने भी हैं वो कलर्ड सॉल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कलर्ड सॉल्ट, कलर्ड आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी किसकी है? कलर्ड आयंस प्रोड्यूस करेंगे। किसके किसके अलावा? जिंक, कैडमियम और मरकरी के अलावा बाकी सारे क्या बनाते हैं? कलर्ड आयंस बनाते हैं। ये तीनों क्या होते हैं आपके? कलरलेस। हाँ, 112 पे, हाँ वही उसी ग्रुप को फॉलो कर रहा है ना, 112 वाला उसी ग्रुप को फॉलो कर रहा है ना। तो आपका ये क्या हो गए? कलरलेस हो गए, और बाकी क्या होंगे? कलर्ड आयंस प्रोड्यूस करेंगे। दूसरा, दूसरी बात ये कि इनका जो कलर आएगा, कलर होता किस वजह से? इनमें जो कलर आता है उस कलर का रीजन पता है आपको क्यों आता है? इनके जो कलर्ड आयंस है उनमें प्रेजेंट होता है डी ट्रांजिशन। क्या प्रेजेंट होता है? डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन का मीनिंग मालूम है? कहीं पे जिक्र किया होगा मैंने। कोई बताना चाहेगा? कॉम्प्लेक्स में बताया आपको शायद। डी ट्रांजिशन का क्या मतलब है? कोई भी जो बताना चाहे। अच्छा, हाँ, डी ट्रांजिशन का मतलब क्या है? डी ट्रांजिशन का मतलब है कि भाई अगर कोई कम एनर्जी वाला डी ऑर्बिटल होगा, डी का मतलब डी ऑर्बिटल में लो एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? इलेक्ट्रॉन जाता है हाई एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल में। अब वहां जब हाई एनर्जी वाले में चला जाता है तो हाई एनर्जी वाले में स्टेबिलिटी तो मिलती नहीं है उसको, तो फिर से वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आना चाहता है, तो बैक होता है। जब बैक होता है तो क्या करता है? रेडिएशंस कुछ एमिट करेगा, और उसी रेडिएशंस के अकॉर्डिंग उसका कलर दिखाई देगा। तो ये एक स्पेशल फिनोमेना है इनमें, जिसको हम लोग बोलते हैं डी ट्रांजिशन। ट्रांजिशन हो रहा है, लेकिन किसके किसके बीच में हो रहा है? डी ऑर्बिटल ही है दोनों, एक लोअर एनर्जी का डी ऑर्बिटल और एक हायर एनर्जी का डी ऑर्बिटल। तो लो से किस में जाएगा? हाई में, और हाई से फिर से वो जब नीचे आना चाहेगा तो लो पे आना चाहेगा, तो वो एमिट करेगा रेडिएशन को, और उसके अकॉर्डिंग फिर कलर विजिबल हो। जिंक, कैडमियम, मरकरी में कोई कलर आता नहीं है। इसमें कलर क्यों नहीं आता है? क्योंकि इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फुलफिल्ड है। जिंक को अगर देखो 3D10 है, 4s2 है। अगर मान लो ये जिंक है, अगर ये जिंक +2 बनाता है सॉल्ट में, तो आप देखोगे कि ये 4s2 वाले इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 3D10 का कॉन्फ़िगरेशन आएगा। और ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो जहां पे कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड होता है वहां पे ट्रांजिशन के चांसेस नहीं होते हैं, वहां पे आपका डी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का चांस नहीं होता है। यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के लिए स्कोप ही नहीं है कोई।
इसकी वजह से इसमें कोई कलर नहीं आएगा और ये क्या होंगे, कलरलेस। बात कुछ समझ में आई? इनऑर्गेनिक किस पैटर्न पे पढ़नी है? इनऑर्गेनिक उस पैटर्न पे पढ़नी है कि जिन जिन चीजों का रीजन आपको पता चलता जाए उनके रीजंस को उसके ब्रैकेट में नोट्स बनाते वक्त लिखते जाइए। और जो किसी सीरीज के जैसे डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो डी ब्लॉक में क्या क्या मेजर प्रॉपर्टीज हैं उनको हाईलाइट करते हुए, एक्सेप्शन को किसी और कलर से हाईलाइट करते हुए, मतलब जैसे भी नोट्स आपको अलग अलग करके याद होता हो वैसे आपको लिखना है। एकदम थ्योरेटिकल टाइप काइंड ऑफ बना करके नहीं करना है काम, ठीक है? जैसा भी आपको ये जो चीजें मैं बता रही हूँ इसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी को पूरा कवर अप करते हुए ही नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाइए, एनसीईआरटी को भी उसमें मिक्स कीजिए, तब जाकर के आपकी बात बनेगी। अब देखो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा एलिमेंट शो नहीं करेगा, तो उसके लिए अगर एक सीक्वेंस में आप सबका याद रखो तो आपकी बात बन जाती है। जैसे 3D सीरीज की अगर बात करो, ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे हैं, कौन सा एलिमेंट कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, स्टेट शो करेगा, उसकी बात अगर हम करें तो सबसे पहले आपका आता है स्कैंडियम, फिर आता है टाइटेनियम, फिर आता है वेनेडियम, आफ्टर दैट क्या है क्रोमियम, फिर मैंगनीज, मैंगनीज के बाद आयरन, आयरन के बाद क्या आता है, आयरन के बाद आ जाएगा आपका कोबाल्ट, फिर निकल, फिर कॉपर, जिंक, ये आते हैं, ठीक है? अब कौन कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है इसको थोड़ा सा याद कर लेते हैं। जैसे मैंगनीज को अगर देखिए आप तो मैंगनीज सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर वैरायटी शो करता है। मैंगनीज इसमें 3D सीरीज में क्या शो करता है, वैरायटी। तो इसके पास जो ऑक्सीडेशन नंबर मिलती है +2, +3, +4, +5, +6, +7, सारी की सारी देख पा रहे हैं, +1 को छोड़ करके +2 से +7 तक पूरी हो गई, ठीक है? क्रोमियम को याद रखना है तो आप क्रोमियम में सोचिए कि ये एक पहले है तो इसको एक पहले से शुरू कर दो। क्रोमियम आपका +1 से +2, +3, +4, +5, +6 तक शो करता है, यहाँ तक एक पहले से शुरू होके एक पहले पे ही खत्म हो जाएगा, +1 to +6। फिर वेनेडियम पे आ जाइए तो वेनेडियम पे आप, वेनेडियम एक और पहले है तो यहाँ पे आपका +1 नहीं शो करता है, ये शो करता है +2, +3, +4 और +5 भी शो करता है। 4 ऑक्सीडेशन नंबर है वेनेडियम में, +2, +3, +4, +5। टाइटेनियम भी 2, 3, 4 शो करता है। टाइटेनियम 2, 3, 4। और स्कैंडियम की अगर बात करें तो स्कैंडियम केवल +3, स्कैंडियम केवल +3। अब फिर आ जाते हैं हम लोग आयरन पे, तो आयरन में भी यही पैटर्न है, 2, 3, 4 और एक और है इसमें एडिशनल 6, 5 का गैप है, 2, 3, 4, 5 का यहाँ पे गैप है 6। आयरन 2, 3, 4, 6 शो करता है, 5 का गैप है। फिर से यहाँ पे कोबाल्ट 2, 3, 4, निकल 2, 3, 4, कॉपर 2 ही शो करता है, क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक +1 है, +2।
और जिंक केवल एक शो करता है, नो वेरिएबल वैलेंसी। जिंक की कोई वेरिएबल वैलेंसी नहीं होती है, केवल 2 वैलेंसी ये शो करेगा। यानी कि जो जिंक के सॉल्ट होंगे वो क्या होंगे, ZnCl2, ZnO, इस टाइप के होंगे। क्लियर है बात, यहाँ तक याद कर लेंगे इसको। देखने में हो सकता है किसी को बहुत छोटी बात या बहुत बड़ी बात लग रही हो, लेकिन याद कर लेंगे तो कई बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है। जैसे आपसे पूछ लें कि रेंज दे दें, आयरन कौन सा शो नहीं करता है, तो 2 से 6 तक की शो करता है, जिसमें 5 मिसिंग है। फिर Mn सबसे ज्यादा वैरायटी वाली कौन है, Mn है आपका। वैरायटी सबसे ज्यादा किसके पास है, ऑक्सीडेशन नंबर में Mn के पास है। तो आपसे पूछते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर शोन बाय 3D एलिमेंट, कौन सा ऐसा 3D एलिमेंट है 3D सीरीज का, तो आप क्या बताओगे, Mn +22 +7। टाइटेनियम 234, निकल के लिए भी 234, कोबाल्ट के लिए भी 234 नंबर याद रखिए। निकल, टाइटेनियम, कोबाल्ट, इनके लिए क्या नंबर है, निकल, टाइटेनियम, कोबाल्ट, इन तीनों के लिए 2, 3, 4, ये नंबर याद रखिए। स्कैंडियम के लिए ओनली 3, जिंक के लिए ओनली 2, बाकी कोई ऑक्सीडेशन नंबर ये शो नहीं करते। ये पॉइंट क्लियर है, मतलब क्लियर क्या है, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, याद करना है अपने, तो इसको याद करके खत्म करना है। दूसरी बात अगर हम करें कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं इनमें मेटेलिक क्लस्टर प्रेजेंट होता है, मेटेलिक होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट की अगर बात करो तो ट्रांजिशन एलिमेंट में मेटेलिक क्लस्टर प्रेजेंट होता है। ये इनके लस्ट्रस होने का रीजन क्या है कि इसमें आउटर शेल में लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है। आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं लूजली बाउंड, इसलिए इनमें क्या होता है, एक चमक होती है, मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। और आपको पता है कि कहीं पे भी अगर मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में होता है, मेटेलिक बॉन्डिंग अगर कहीं पे भी हो रही है तो आपको पता है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, हाई होने के पूरे चांसेस। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई। इसमें अगर हम बात करें तो एक एलिमेंट ऐसा है जो 9th 10th 8th से आपको बताया जाता है, लिक्विड फॉर्म में कौन सा है, लिक्विड की अगर हम बात करें तो कौन सा होगा, बाकी सब क्या है आपके, मेटेलिक है, सॉलिड है, मेटल तो ये भी है, लेकिन ये कौन सा फॉर्म है, लिक्विड। और 2 एलिमेंट ऐसे भी इसमें होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, 2 एलिमेंट हैं जो सॉफ्ट होते हैं, जिंक और कैडमियम। जिंक एंड कैडमियम को सॉफ्ट मेटल बोलते हैं। इसका रीजन ये है कि इनकी रेडियस ज्यादा होती है, और रेडियस ज्यादा होने की वजह से वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, तो डेंसिटी कम हो जाती है। हाँ, मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और उसकी वजह से चमक होती है। अगर जो
और लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, उससे भी पड़ेगा ना, आयनिक कंपाउंड बनाएंगे ना। जो आयनिक कंपाउंड बनाएगा उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। लेकिन जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से क्या बनेगा, M+ कर्नल बनेगा और इलेक्ट्रॉन बनेंगे, उसके बीच में मेटेलिक बॉन्ड होगा, और जहां भी मेटेलिक बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो उसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे इनके, बोलो बोलो रजत। सॉफ्ट मेटल में किसको याद रखेंगे, जिंक और कैडमियम। अब बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा रेडियस के बारे में। रेडियस बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी रेडियस के बारे में, रेडियस से क्वेश्चन कई बार आता है, आया हुआ है, आता है, इंपॉर्टेंट। रेडियस का ऑर्डर, रेडियस का अगर ऑर्डर देखो तो रेडियस आपको पता है कि पीरियड में जब आप जाते हो, लेफ्ट टू राइट की बात करूं तो लेफ्ट टू राइट में अगर पीरियड में जा रहे हो तो जनरल ट्रेंड क्या होता है, रेडियस बढ़ेगी या कम होगी, रजत के अलावा और भी लोग बोले, सबके पास माइक है। लेफ्ट टू राइट में रेडियस, जनरल ट्रेंड पूछ रही हूँ, क्या होता है पीरियोडिक टेबल, रेडियस बढ़ती है या कम होती है, बढ़ेगी, क्यों, लेफ्ट टू राइट जाने में आउटर मोस्ट शेल बढ़ रहा है, हाँ। रेडियस में कौन से दो फैक्टर याद रखने होते हैं हमको, एक तो हमें याद करना होता है जेड इफेक्टिव को, और दूसरा फैक्टर कौन सा होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट को। तो अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है तो रेडियस क्या होती है, बढ़ती है। अगर ज्यादा स्क्रीनिंग करेंगे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, डी वाले इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, रेडियस बढ़नी चाहिए। और अगर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो रेडियस कम हो जाएगी, यही इफेक्ट होता है ना। तो ऐसा बोलते हैं कि इन जनरली लेफ्ट टू राइट जब जाते हो तो लेफ्ट टू राइट में जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, और जेड इफेक्टिव अगर इंक्रीज करेगा तो रेडियस क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। इस बात से सब लोग एग्री कर रहे हैं, यस और नो, यस और नो, ठीक है। तो ये क्या होनी चाहिए, रेडियस आपकी डिक्रीज होनी चाहिए, है ना। तो कैसे 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 डिक्रीज होती है, कोई एक्सेप्शन है क्या, वो भी देख लेते हैं। तो इसमें रेडियस का 3D का बार बार पूछा गया है, और ये पूछा गया कि 4D और 5D की लगभग लगभग सेम क्यों होती है। दो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं रेडियस के, एक तो पहली बार ऑर्डर पूछा जाता है 3D का कि क्या ऑर्डर है, और दूसरा आपसे पूछा जाता है कि 4D और 5D की रेडियस अप्रॉक्स सेम क्यों है। तो पहले 3D का समझ लेते हैं कि अगर हम 3D सीरीज की बात कर रहे हैं तो 3D सीरीज की जो रेडियस होती है वो डिक्रीज करती है सबसे पहले स्कैंडियम टाइटेनियम एलिमेंट है, स्कैंडियम इस तरीके से डिक्रीज होती है, स्कैंडियम
टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, फिर उसके बाद है एमएन। एमएन तक जाकर के डिक्रीज आता है। तो आप क्या याद रखोगे? स्कैंडियम टू एमएन डिक्रीज। फिर उसके बाद एमएन टू एमएन के बाद आपका आता है आयरन, कोबाल्ट और निकल। आयरन, कोबाल्ट और निकल में भी डिक्रीज होता है, लेकिन ये डिक्रीज कम होता है। जैसा यहाँ पे इस तरीके का स्लोप नजर आ रहा है, ऐसा नहीं नजर आएगा। आयरन, कोबाल्ट और निकल में डिक्रीज होगा, लेकिन थोड़ा ही होगा। आयरन, कोबाल्ट और निकल, यहाँ पे भी क्या है? डिक्रीज बट लेस। जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? कम। निकल तक ऐसा चलता है। फिर उसके बाद निकल के बाद फिर इंक्रीज करता है, कॉपर में इंक्रीज और जिंक में और ज्यादा इंक्रीज होगा। तो यहां से आपका निकल के बाद आफ्टर निकल कॉपर और जिंक तक क्या करती है? रेडियस इंक्रीज करती है। ठीक है। तो अगर ध्यान से सोचो आप, तो आप ऐसे समझ सकते हो क्या कि जब आपको बताया है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट और जेड इफेक्टिव ही दो ही फैक्टर हैं जो काम करते हैं यहाँ पे रेडियस में। तो अगर जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो रेडियस डिक्रीज करती है, और अगर आपका जेड इफेक्टिव कम होता है, स्क्रीनिंग बढ़ती है, तो रेडियस क्या होती है? इंक्रीज करती है। तो क्या आप सोच पा रहे हो कि इधर से इधर तक जेड इफेक्टिव बढ़ रहा होगा जहां तक डिक्रीज हो रहा है? स्कैंडियम टू निकल तक क्या हो रहा होगा? या अगर आप कह लो कि स्कैंडियम टू एमएन तक क्या हो रहा होगा? डिक्रीज कर रही है रेडियस। इसका मतलब जेड इफेक्टिव का फैक्टर जो है वो क्या कर रहा है? बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। स्कैंडियम टू एमएन तक जेफ डोमिनेट कर रहा है। एमएन से निकल तक अगर हम जाएं तो एमएन से निकल तक भी कम हो रहा है, लेकिन जेफ नॉट सो मच डोमिनेट, उतना डोमिनेट नहीं करेगा। और उसके बाद कौन डोमिनेट करने लगेगा? जब इंक्रीज हो रहा है तो कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है? इंक्रीज। हाँ, इंक्रीज का मतलब है कि स्क्रीनिंग, जैसे ही इंक्रीज की बात हो रही है इसका मतलब स्क्रीनिंग क्या हो रही है? डोमिनेट कर रही है। तो एमएन से अगर हम जाते हैं एमएन आयरन तक भी ठीक है, एफई, कोबाल्ट और फिर निकल पे जब जाते हैं तो यहाँ पे जेफ नॉट टू मच डोमिनेट, उतना डोमिनेट नहीं करेगा। बढ़ रहा है, थोड़ा बढ़ रहा है, इसलिए डिक्रीज तो है लेकिन स्लोप वैसा नहीं दिख रहा है। और निकल के बाद कॉपर और जिंक में क्या हो रहा है? रेडियस इंक्रीज कर रही है। रेडियस इंक्रीज करने का मतलब है स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है। ये बात सबको समझ आती है? स्क्रीनिंग इफेक्ट और जेफ तो सब लोग समझते हैं ना? यस और नो? नहीं समझते तो बता दें। बाकी क्लास को क्या हुआ? आवाज ही नहीं आ रही है, क्या बात है? आज सबकी दुनिया कैसे लुटी हुई है? स्क्रीनिंग इफेक्ट और दूसरा कौन सा है? स्क्रीनिंग इफेक्ट का क्या मतलब है?
मान लो कि ये न्यूक्लियस है और ये आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब अगर बीच वाले ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो मिडिल के इलेक्ट्रॉन है, जो न्यूक्लियस के बाद जो बाकी शेल्स हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करेंगे, आउटर वाले को रिपेल करेंगे। आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी करेंगे। दूसरी चीज कि मान लो कि न्यूक्लियस हो केवल और ये एक आउटर शेल, केवल ये वाला केस हो, एक ही आउटर शेल है। ठीक है, तो एक ही आउटर शेल है तो अंदर तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। या मान लो एक अंदर शेल है और ये वाली आउटर शेल, तो अंदर केवल एक शेल है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन है, वो दो इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहे हैं। न्यूक्लियस मान लीजिए इसके ऊपर फोर्स लगाता है सपोज 10 न्यूटन का आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब जो दूसरा केस है, इस दूसरे केस में क्या हुआ, बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है जो रिपल्शन करने लगेंगे। और दूसरी चीज, इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में जितना फोर्स लगना चाहिए था, फोर्स किसकी वजह से लगता है, न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन होते हैं, उनकी वजह से लगता है। तो प्रोटॉन और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना चाहिए था, बीच के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये रिपल्शन कॉज करते हैं, एक स्क्रीन काइंड ऑफ बना देते हैं। उतना फोर्स आउटर शेल इलेक्ट्रॉन पे नहीं लग पाता है, और उतना फोर्स नहीं लगता है तो धीरे धीरे क्या होता है, इसी जो बीच के इलेक्ट्रॉन का ये प्रोसीजर है, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इन इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया कि जो फोर्स न्यूक्लियस के थ्रू आउटर इलेक्ट्रॉन पे लगना चाहिए था उसकी वैल्यू कम हो गई, ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि ये एक स्क्रीन की तरह काम करने लगे बीच में। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, या इसी को एक दूसरा नाम दिया जाता है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, तो जब शील्डिंग ज्यादा होती है, जब स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो आउटर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स उतना नहीं लगेगा, तो डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, तब रेडियस बढ़ जाती है। लेकिन उसके साथ साथ दूसरा फैक्टर भी काम करता है जिसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है, मोटी मोटी बात आप ये समझिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, लेफ्ट टू राइट अगर जाते हो आप किसी भी पीरियड में, तो आप क्या देखते हो कि एटॉमिक नंबर बढ़ता है। भाई हम कहाँ जा रहे हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ऐसे ही तो आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 21 एटॉमिक नंबर है तो 21 प्रोटॉन होंगे, यहाँ पे 22 प्रोटॉन होंगे, यहाँ पे 23 प्रोटॉन है। धीरे धीरे प्रोटॉन का नंबर लेफ्ट टू राइट में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्रोटॉन का मतलब न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो न्यूक्लियस आउटर इलेक्ट्रॉन पे जितना फोर्स अप्लाई करेगा इस चार्ज की वजह से, उसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बेसिकली बोला जाता है चार्ज, लेकिन बात की जाती है किसकी, फोर्स की बात की जाती है। तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हुए ये वाला जो फैक्टर होता है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है और एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता जाता है। अब रेडियस वाले में ये दोनों फैक्टर काम करते हैं, जहां पे स्क्रीनिंग डोमिनेट कर जाता है वहां रेडियस बढ़ जाती है, और जहां पे जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर जाता है वहां पे रेडियस कम हो जाती है। ठीक है, तो क्योंकि फोर्स ज्यादा अगर लगेगा तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा तो रेडियस कम हो जाएगी, और अगर बीच वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्क्रीन बना देंगे,
उनका इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस पे हो जाएगा, दूर हो जाएगा, फोर्स कम लगेगा, तो आपका हम बोलेंगे कि रेडियस बढ़ जाएगा। तो 3D सीरीज जो पहली सीरीज थी उसमें हमने ये देखा कि स्कैंडियम टू Mn अगर हम जाते हैं तो अच्छा खासा डिक्रीज देखने को मिलता है। अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे जो फैक्टर काम कर रहा है रेडियस अगर आपकी डिक्रीज कर रही है तो यहाँ पे जो फैक्टर काम कर रहा है वो कौन सा काम कर रहा है? Z इफेक्टिव काम करेगा या स्क्रीनिंग काम करेगा? Z यहाँ पे अच्छा खासा डिक्रीज दिख रहा है स्कैंडियम टू मैंगनीज, तो Z इफेक्टिव डोमिनेट कर रहा है। लेकिन यही केस अगर हम ले लें निकल टू कॉपर एंड कॉपर टू जिंक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आपकी रेडियस अच्छी खासी बढ़ रही है, बीच में तो डिक्रीज हो रही है, FeCO और Na में डिक्रीज हो रही है लेकिन बहुत कम डिक्रीज है। तो डोमिनेट तो Z इफेक्ट हाँ यही कर रहा है Z इफेक्टिव, लेकिन उतना ज्यादा नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपका स्क्रीनिंग बहुत तेजी से बढ़ गई निकल कॉपर और जिंक। ठीक है, क्लियर होती है बात? ऐसा ही कुछ ऑर्डर आपको 4D में भी देखने को मिलता है। इस टाइप का ही सेम टाइप ऑफ ऑर्डर आपको कहां पे देखने को मिलता है रेडियस का? 4D में भी मिलता है। ठीक है, और ऐसा देखा गया है कि 4D और 5D की रेडियस, 4D के जो एलिमेंट है और जो 5D के एलिमेंट है, इन दोनों की रेडियस अप्रॉक्स सेम। अप्रॉक्स क्या है? सेम। तो बोला गया भाई अप्रॉक्स सेम कैसे हो गई 4D और 5D के? जब 4D में हो तो एक आपका शेल कम है और 5D में आते ही एक शेल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये एकदम सेम टू सेम कैसे आ गई, उसका क्या रीजन है उसकी बात करते हैं। रेडियस 4D एंड 5D। आजकल 3D 4D 5D इन सब का पूरा आपको बताया जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन उठा के बना देते हैं। कहाँ से मालूम है? कहाँ से बताओ? क्वेश्चन उठा के बना देते हैं आपका वहां से, कंपाउंड से बना देते हैं। इनके कंपाउंड भी आपके सिलेबस में। एनसीईआरटी में 4D और 5D बनी हुई है क्या रेडियस? देखो जरा जल्दी से। थ्री डी के बाद कौन सा शेल भरते हो? 3D के बाद कौन सा शेल भरा जाता है? 4P। 4P के बाद 5S भर देते हो। 4F नहीं आएगा? फिर 4D, फिर पूरा अबव प्रिंसिपल बोलो। 5P, फिर 6S, फिर 5D, 4F। 4F इतना बाद में है।
4F, फिर 7S, 60, 5F। अपनी बात इतने से बन जाएगी। बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखो 3D की तो हमने देख ली रेडियस, 4D और 5D के जो एलिमेंट है, किसके किसके, 4D और 5D के जो एलिमेंट है, इनकी रेडियस अप्रॉक्स ही सेम होती है। इसका क्या रीजन? दे रखा है। सेकेंड मैं ग्राफ निकाल लेती हूँ, फिर एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखो, अगर हम ग्राफ की बात करें तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आया था, इस तरीके का ग्राफ था। लास्ट में जाके पीक पे जा रहा था, यहाँ पे कौन सा था, स्कैंडियम, फिर कौन सा था, टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर उसके बाद कौन सा था, मैंगनीज था। फिर उसके बाद जो स्लोप था वो क्या था, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था, फिर थोड़ा सा कम ही डिक्रीज हुआ था, Fe, फिर कोबाल्ट, फिर निकल, फिर यहाँ पे उठ गया था कॉपर, और फिर ये ग्राफ था हमारा किसका, 3D का, है ना। ये था अपना 3D सीरीज। अब हम ड्रॉ कर लेते हैं इसके जस्ट ऊपर 4D का। 4D का भी कुछ इसी तरीके से जाएगा, सेम पैटर्न पे। 4D में एलिमेंट बोलते जाइए जरा, फोर डी में एलिमेंट बोलिए। इट्रियम, फिर कौन सा है, जिरकोनियम, फिर उसके बाद आपका कौन सा है, एनबी, फिर एमओ, फिर टीसी, आफ्टर दैट है आपका आर यू ना, आरएच, पीबी, एजी, और फिर लास्ट में आपका कैडमियम। ये आपकी कौन सी 4D सीरीज।
फिर आपका जो 5D सीरीज बनाई गई है वो 5D सीरीज इसके बिल्कुल क्लोज है। 5D सीरीज की अगर बात करो तो 5D सीरीज कुछ इस तरीके से बनाई गई है। बिल्कुल क्लोज बना। 5D सीरीज के बिल्कुल क्लोज होने का क्या मतलब है कि रेडियस बिल्कुल सेम है। जहां पे आपका जिरकोनियम आ रहा है वहां पे आता है हैफनियम। यहाँ जिरकोनियम था, यहाँ ऊपर वाले में क्या आएगा 5D में जिरकोनियम और हैफनियम की रेडियस लगभग लगभग सेम होती है। जिरकोनियम है 4D का और ये किसका है 5D का। जिरकोनियम की अगर बात करें तो आपका टाइटेनियम में क्या आता था, टाइटेनियम में 3D2 था ना, टाइटेनियम में 3D2 था कॉन्फ़िगरेशन। तो जिरकोनियम में क्या होना चाहिए 4D2 और हैफनियम में क्या होना चाहिए 5D2। ये बात सही है, इससे एग्री कर रहे हैं सब लोग। जिरकोनियम में आपका 4D2 होना चाहिए और इसमें क्या होना चाहिए 5D2 हैफनियम। ठीक, अब 4D2 और 5D2 इनके बीच में कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जिनकी फिलिंग हुई है, जिसकी वजह से ये जो रेडियस है इसमें बहुत ज्यादा ऐसा चेंज नहीं आया है। इसको देखते हैं हम लोग। जैसे अगर बात करो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4D के बाद आप भरोगे 5P को, फिर 6S को, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा 4F और फिर उसके बाद आएगा आपका 5D। 4D के बाद कौन कौन से फिल किए जाते हैं अगर हम देखें कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो 4D के बाद 4D2 से अगर 5D2 पे आपको जाना है तो कौन कौन से फिल किए जाएंगे। 4D के बाद आपका फिल किया जाएगा सीधे जाकर के 5P और आपका फिल किया जाएगा 6S और 6S के बाद आप फिल करोगे 4F और 4F के बाद जाकर के आपका नंबर आएगा किसका 5D का। ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल है, ये सबको मालूम होगा। यस और नो। ये तो पता है कि 4D के बाद किसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे 5P में, फिर 6S में, फिर 4F। अब बीच में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं 4D टू 5D के इंटरवल में, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है इसका मतलब जिसमें 5D इलेक्ट्रॉन होंगे, 5D में इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे उसमें पहले 5P में, 6S में, 4F में गए होंगे, उसके बाद 5D की फिलिंग स्टार्ट हुई होगी। 5D1 हुआ होगा, फिर 5D2 हुआ होगा इसमें 5D सीरीज। तो ये जो 4F के इलेक्ट्रॉन है इनकी शील्डिंग होती है पुअर। क्या होती है इनकी शील्डिंग पुअर शील्डिंग करते हैं कौन कौन डी भी और एफ भी, ये दोनों की जो शील्डिंग होती है वो पुअर होती है। यानी कि यहाँ पे अगर कहीं पे 4F के इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो वहां पे शील्डिंग क्या होगी पुअर होगी। और आपको पता है कि अगर 5P भरा हुआ है तो इसका मतलब 5P में 6 तक इलेक्ट्रॉन फिल हुए होंगे। अगर 6S भरा हुआ है तो 6S2 हुआ होगा और 4F भरा है तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए होंगे F में, मैक्सिमम कितने भर सकते हैं 14। तो 4F में 14 इलेक्ट्रॉन फिल हुए होंगे और 14 इलेक्ट्रॉन फिल होने के का मतलब ये है कि 14 प्रोटॉन प्लस हुए हैं। यस और नो। जिरकोनियम से अगर हैफनियम तक आओ तो एटॉमिक नंबर का डिफरेंस कितना आना चाहिए
एटॉमिक नंबर का डिफरेंस कितना है बता दो, एटॉमिक नंबर तो पता ही होंगे ना, देखो टेबल में। जिरकोनियम का 30, डिफरेंस आ गया आपका 32 का। इसका मतलब कि जब जिरकोनियम से हैफनियम पर आप जाते हो तो 32 प्रोटॉन प्लस हो रहा है। 32 प्रोटॉन प्लस होने का मतलब ये है कि 32 प्रोटॉन का फोर्स और ज्यादा लगेगा आउटर इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। तो आउटर इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 32 प्रोटॉन के हिसाब से बढ़ गया। और अगर स्क्रीनिंग की बात करें तो स्क्रीनिंग में बोला जाता है कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा हो रहे हैं तो ज्यादा स्क्रीनिंग होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो बीच में शेल भरी जा रही, सब शेल भरी जा रही है, वो कौन सी भरी जा रही है? 4f। 5p और 6s की तो स्क्रीनिंग अच्छी होती है, मतलब अगर 5p में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं 6s में बढ़ रहे हैं तो वो तो स्क्रीनिंग अच्छी करेंगे, तो वो Z इफेक्टिव जो बढ़ रहा है उसको बैलेंस करेंगे। लेकिन 4f का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो कम है, पुअर शील्डिंग है। तो यानी कि यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट डाउन हो गया और इन 14 इलेक्ट्रॉन का जेफ जो होगा वो ज्यादा डोमिनेट कर जाएगा, क्योंकि ये फैक्टर डाउन हो गया तो ये फैक्टर इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन तो बढ़ ही रहे हैं। तो ये फैक्टर जैसे ही डोमिनेट करता है वैसे ही रेडियस को डाउन कर देता है। जेफ जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही रेडियस को कम कर देगा। तो आइडियली होना क्या चाहिए था कि 4d से 5d2 में जब गए हैं, जिरकोनियम से हैफनियम की जब बात कर रहे हो तो 32 प्रोटॉन बढ़ गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी इतने सारे बढ़े, लेकिन स्क्रीनिंग उतनी हुई नहीं जितनी स्क्रीनिंग होनी चाहिए थी। अगर स्क्रीनिंग ज्यादा होती तो रेडियस बढ़ जाता, लेकिन स्क्रीनिंग कम हुई। क्यों कम हुई? क्योंकि 4f इलेक्ट्रॉन 4f14 इलेक्ट्रॉन जो थे उनकी जो स्क्रीनिंग होनी चाहिए थे उतनी हुई नहीं। जेफ वहां पे डोमिनेट कर गया तो रेडियस को कर दिया डाउन। तो 5 इसमें हैफनियम में रेडियस बढ़ना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जिरकोनियम के जस्ट नीचे हैफनियम आता है, तो रेडियस तो इंक्रीज होना चाहिए था। लेकिन रेडियस इंक्रीज हुआ पर बहुत कम इंक्रीज हुआ, इसीलिए जो लाइन आती है वो क्या होती है? 4d और 5d की वो क्लोज दिखाई गई है। एनसीईआरटी में देखिए लाइन दिखाई गई है, वो कैसी दिखाई गई है? क्लोज। ये बात सबको क्लियर है या नहीं है? तो एक बार और एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि कई बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो अभी हमने बात की कि जिरकोनियम से हैफनियम पे जब जा रहे हो तो जिरकोनियम को अगर देखो तो आपका 5th पीरियड का है और हैफनियम आपका चला जाता है 6th पीरियड में। तो 4 से 5th से 6th पे अगर जाओगे पीरियड पे तो आपको आइडियली क्या होना चाहिए था? रेडियस बढ़ना चाहिए था। ये 4th पीरियड का था और ये क्या है? 5th पीरियड का है। तो रेडियस क्या होना चाहिए था? रेडियस इंक्रीज करनी चाहिए थी, है ना, नीचे आने पे। लेकिन देखा क्या गया कि रेडियस इंक्रीज तो की, लेकिन इंक्रीज उतना नहीं हुआ। रेडियस क्या रहती है? क्लोज है एक दूसरे। क्लोज होने का मतलब लगभग लगभग इक्वल है। जिरकोनियम और हैफनियम की रेडियस क्या है? इक्वल। जबकि इसके पास 40 प्रोटॉन थे, एटॉमिक नंबर 40, इसके पास 72 प्रोटॉन थे, ठीक है। 40 प्रोटॉन 72 प्रोटॉन। 40
जिरकोनियम से जब हैफनियम पर आते हैं हम, तो 5p भी बढ़ता है, 6s भी बढ़ता है और 4f भी बढ़ता है। कौन कौन भरते हैं? 5p भरेगा, 6s भरेगा और 4f भरेगा, ये भरेंगे। इसका मतलब तब जाकर के यहाँ पे 5d आएगा, यहाँ पे 4d पहले भरता है। तो 5p का मतलब 5p में 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर 6s2 होगा, फिर 4f 14 होगा, तब जाकर के फिर पहले 5d1 फिर 5d2। यहाँ पे d के भी इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। d के 2 इलेक्ट्रॉन थे सिरकोनियम में, लेकिन फिर d के भी इलेक्ट्रॉन पूरे 4d 10 होंगे यहाँ से, फिर ये 5p6 होगा, फिर 5p6 से 6s2, फिर 4f14, फिर 5d1 फिर 5d2, ऐसे फिलिंग होगी। जिरकोनियम से हैफनियम पे अगर आपको आना है, तो यहाँ पे देखा क्या गया, दो ही फैक्टर काम कर रहे हैं। अगर स्क्रीनिंग बढ़ेगी तो रेडियस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर जेफ बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगी? डिक्रीज कर जाएगी। तो इंक्रीज तो की लेकिन बहुत कम इंक्रीज की। बहुत कम इंक्रीज का मतलब है ये वाला फैक्टर डोमिनेट कर गया यहाँ पे, और ये वाला फैक्टर उतना नहीं बढ़ा। या आप बोल सकते हो कि ये क्या हो गया, डोमिनेट का अपोजिट क्या होता है? रेसेसिव या सप्रेस हो गया। अब ये तो केवल लैंग्वेज की बात हो गई। सप्रेस होने का मतलब क्या है समझ लेते हैं कि भाई यहाँ पे आपने बढ़ा दिए 32 प्रोटॉन, 32 प्रोटॉन जिरकोनियम से हैफनियम में बढ़ा दिए, तो 32 प्रोटॉन के हिसाब से जेफ बढ़ गया, ठीक। तो आप ये भी बोल सकते हो कि 5p भी भरा, 4d में भी 8 इलेक्ट्रॉन और आए, 6s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आए, 4f में भी इतने इलेक्ट्रॉन आए। तो ये जो बीच के इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं 5d के पहले, ये स्क्रीनिंग करेंगे। इनको क्या करनी चाहिए? स्क्रीनिंग करनी चाहिए। तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़े थे, अगर ये सबके सब अच्छी वाली स्क्रीनिंग करते तो दोनों फैक्टर क्या हो जाते? बैलेंस हो जाते। दोनों फैक्टर अगर बैलेंस हो जाएंगे तो रेडियस बढ़ेगी क्या? रेडियस बढ़ पाएगी क्या? नहीं बढ़ पाएगी। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या कि 4f की पुअर स्क्रीनिंग थी, और ये जो 3d की स्क्रीनिंग है, ये 4d की जो स्क्रीनिंग है, 4d में भी और 8 इलेक्ट्रॉन आए, इनकी जो स्क्रीनिंग है ये भी पुअर है। तो इस पुअर स्क्रीनिंग की वजह से उतना रेडियस नहीं बढ़ पाया, और जेफ जो है वो अच्छा खासा बढ़ा हुआ था। तो जेफ बड़ा था और उसके कंपैरिजन में उतना रेडियस इनके पुअर स्क्रीनिंग से बढ़ा नहीं। तो अप्रॉक्सीमेटली जो रेडियस आया वो क्या आया इनका? सेम। तो इनके एलिमेंट भी आपको याद होने चाहिए। ज्यादातर जो पूछे गए हैं वो जिरकोनियम और हैफनियम पूछते हैं, बोर्ड में भी पूछते हैं, वैसे भी पूछते हैं। लेकिन अगर एलिमेंट सारे याद हो तो आपको ज्यादा अच्छा रहे। क्लियर है बात? किसका? कैडमियम और मरकरी में बाद में जाकर रेडियस जो होती है ना, इंक्रीज करती है। ग्राफ क्या कह रहा है? बता रही हूँ, एक मिनट। कैडमियम और मरकरी का डेटा भी दिया होगा इन्होंने, ग्राफ डेटा दिया है। हाँ, तो पिकोमीटर में दिया होगा, कितना दिया है देखो। तो ये मोटी मोटी बात समझ में आई कि किसकी
किसकी पुअर स्क्रीनिंग की वजह से ये काम हुआ है? जो रेडियस बढ़नी चाहिए थी नीचे जाने पे वो कम है, वो किसकी पुअर स्क्रीनिंग की वजह से है? हम्म बोलते हैं कि जो 4f इलेक्ट्रॉन है, जो 14 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, उनकी वजह से। मैम अगर डिफरेंस मतलब अगर एडिशन ऑफ प्रोटॉन की वजह से पोजीशन पर चल रहा है, क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हम्म हम्म नहीं, जहाँ पे 4f में इलेक्ट्रॉन भर रहे होंगे वहीं पे तो रेडियस का डिफरेंस कम करोगे। जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट में, पी ब्लॉक एलिमेंट में जो ऊपर वाले एलिमेंट है जहाँ पे डी होता ही नहीं है, एफ होता ही नहीं है, वहां पे क्या लगाओगे ये चीज? शुरू के उसमें लगा सकते हो, शुरू के उसमें नहीं लगा सकते। हम्म डिफरेंस अगर, हाँ, किसकी आवाज आ रही है? किसी ने मैसेज किया है कुछ? मैसेज देखो, तुम लोग भी कर सकते हो, मैसेज देख सकते हो ना। हम्म अच्छा, एक पॉइंट और करा दूं, एक और कर लो पॉइंट बॉस। कौन बोल रहा है नो मैम? 45 हो गए? चलो आज की क्लास ऑफ कर देते, 45। चलो बाय बाय बच्चा।